हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इंसुलेशन एंड फायर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो थर्मल इंसुलेशन का डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि थर्मल इंसुलेशन का डेफिनेशन क्या है। ठीक, द लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर एस्टेब्लिश्ड दैट when a temperature difference between the internal and the external or different part of the building exists, this result in the transfer of heat from the hotter to the cooler zone. ठीक है, लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र का जो लॉ है उससे क्या होता है, वो क्या बताता है कि जहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है किसी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट के बिल्डिंग के पार्ट पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। किस तरफ से किस तरफ से? हॉटर रीजन से कूलर रीजन तक। ठीक है, ये हीट ट्रांसफ़र का रूल है कि जब कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है किसी दो पॉइंट पे, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे तक हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक, दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैन टेक प्लेस बाय एनी ऑफ थ्री मेथड। इन तीनों मेथड से किसी भी मेथड से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर depend upon the capacity of the building material or the building unit such as wall, floor, roof, door, window, etc. to transmit the same. ठीक है, तो रेट ऑफ हीट जो है वो किस पार्ट पे डिपेंड करता है? कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे वॉल, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो। ठीक है, कि वो कितना हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, कितना हीट रेजिस्टेंस कर रहे हैं या हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी इज measured by thermal transmittance denoted by U। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं थर्मल ट्रांसमिटेंस। ठीक है, इसको मेजर करते हैं थर्मल ट्रांसमिटेंस पे और जिसको डिनोट करते हैं U से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मल इंसुलेशन टू कंजर्व ए कांस्टेंट हीट और टेम्परेचर इनसाइड द बिल्डिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर चेंज आउटसाइड। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, बाहर के टेम्परेचर भले कितना ही चेंज हो रहा हो, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कितना भी चेंज हो रहा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको अपने बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर जो है वो सेम रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एडवांटेज। ठीक है, कौन कौन से एडवांटेज हैं थर्मल इंसुलेशन के। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कीप द रूम कूल इन समर एंड हॉट इन विंटर। ठीक है, इसका थर्मल इंसुलेशन का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि वो समर में रूम को ठंडा रखता है और विंटर में हॉट रखता है। सेकंड क्या है? ड्यू टू द थर्मल इंसुलेशन द डिमांड ऑफ हीट इन विंटर एंड रेफ्रिजरेटर इन समर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर थर्मल इंसुलेशन है तो हीट जो हीट का डिमांड विंटर में और रेफ्रिजरेटर का डिमांड समर में वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूल सेव होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होता है। ठीक है, जिसके कारण हम फ्यूल को भी सेव कर लेते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी कम होता है। फिर थर्ड क्या है? यूज़ ऑफ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल inside a room result in preservation of the condensation of moisture डिपॉजिट ऑन इंटीरियर वॉल एंड सीलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अगर थर्मल इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं रूम के इनसाइड तो वो क्या करता है कि कंडेंसेशन होने से रोकता है। ठीक है, मॉइस्चर डिपोजिशन को होने से वो रोकता है इंटीरियर वॉल पे और सीलिंग पे। द यूज़ ऑफ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल फर्दर रिड्यूस द रिस्क ऑफ वाटर। ठीक है, water freezing in case of pipes and then loss in case of hot water system। अगर थर्मल इंसुलेटर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं
तो वो क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग का रिस्क जो है वो कम होता है, और हॉट वाटर का हीट जो है, हीट लॉस भी कम होता है हॉट वाटर सिस्टम में। ठीक है, अगर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये वाटर की फ्रीजिंग का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो। और क्या होता है, हॉट वाटर सिस्टम में हीट लॉस भी जो है वो कम होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्लैब और ब्लॉक इंसुलेशन, सेकंड है ब्लैंकेट इंसुलेशन, थर्ड है लूज फिल इंसुलेशन, फोर्थ है बैट इंसुलेशन, फिफ्थ है इंसुलेटिंग बोर्ड, सिक्स्थ है रिफ्लेक्टिव सीट मटेरियल और लाइट वेट मटेरियल। ये 7 इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लैब और ब्लॉक इंसुलेशन। ठीक, स्लैब और ब्लॉक इंसुलेशन में क्या है। ठीक है, दे आर नोन एज ब्लॉक बोर्ड। ठीक है, ब्लॉक बोर्ड के नाम से, ब्लॉक और बोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। इनका साइज क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर थिक, 60 इंटू 120 सेंटीमीटर इन एरिया। ठीक है, या इससे ज़्यादा। फिर उसके बाद दिस में बी मेड ऑफ कॉर्कबोर्ड, मिनरल वुड, वर्मिकलाइट, cellular glass, cellular rubber, raw, dust, asbestos, cement. This these are there are fixed to wall और roof। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, थिकनेस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है, और एरिया इसका 60 इंटू 120 या इससे ज़्यादा होता है। ठीक, किस चीज़ से बना होता है, कॉर्कबोर्ड से, मिनरल वुल से, वर्मी क्लाइड से, फिर उसका सेलुलर ग्लास से, सेलुलर रबर से, सॉ डस्ट से, एबस्टस सीमेंट से। ठीक है, और कहाँ पे लगाया जाता है, वॉल और रूफ पे। नेक्स्ट है ब्लैंकेट इंसुलेशन। तो ब्लैंकेट इंसुलेशन क्या होता है, दे आर मेड ऑफ अ फ्लेक्सिबल फाइबरस मटेरियल एंड आर अवेलेबल इन रोल। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल फाइबर मटेरियल से बना होता है और रोल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, दिस फाइबरस मटेरियल आर मेड फ्रॉम मिनरल वुड, वुड फाइबर, कॉटन, एनिमल हेयर एट्सेट्रा। ठीक है, ये किस चीज़ से बना होता है, मिनरल वुल से, वुड फाइबर से, कॉटन से, एनिमल हेयर से, इन सब चीज़ों से ये बनता है। द ब्लैंकेट इंसुलेशन आर प्रिपेयर्ड इन थिकनेस 1 to 8 सेंटीमीटर इन रोल। ठीक है, जो ब्लैंकेट इंसुलेशन बनता है उसकी थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, आर डायरेक्टली स्प्रेड ऑन द सरफेस आर डायरेक्टली स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वॉल एंड सीलिंग। ठीक है, जो कि डायरेक्टली जो है वो सरफेस पे स्प्रेड करते हैं। ठीक है, वॉल और सीलिंग के। थर्ड क्या है, लूज फिल इंसुलेशन। ठीक है, लूज फिल इंसुलेशन में क्या होता है, दिस आर कंसिस्ट ऑफ फाइबरस मटेरियल। ठीक है, ये भी फाइबरस मटेरियल से बना होता है, जैसे रॉक वुल, स्लैग वुल, सेलुलोज, वुड फाइबर वुल एटसेट्रा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से, ये भी फाइबरस मटेरियल से बना होता है, और ये सारे फाइबर हैं फिल्ड लूजली इन द स्टडिंग स्पेस में इसको लूजली फिल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ है बैट इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ये सॉफ्ट मटेरियल सिमिलर टू ब्लैंकेट होता है। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है और सिमिलर टू ब्लैंकेट इंसुलेशन होता है, बट साइज स्मॉलर इन साइज, छोटे साइज का होता है, ग्रेटर इन थिकनेस, थिकनेस ज़्यादा होता है, कितना 5 से 9 सेंटीमीटर तक की इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, दे आर ऑल्सो स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ वॉल एंड सीलिंग। ठीक है, वॉल और सीलिंग पे लगाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है,
इंसुलेटिंग बोर्ड, इंसुलेटिंग बोर्ड में क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर इंटीरियर लाइनिंग ऑफ वॉल एंड ऑल्सो फॉर पार्टीशन वॉल। ठीक है, ये इंटीरियर वॉल के इंटीरियर पार्ट में लगाने के लिए होता है और यूज़ किया जाता है, और पार्टीशन वॉल में यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चरल इंसुलेटिंग बोर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट मेकिंग ए पल्प ऑफ वुड, केन और अदर मटेरियल। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंसुलेटिंग बोर्ड जो बनाए जाते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, पहले वुड के पल्प से, केन के पल्प से और अदर मटेरियल, कोई और भी मटेरियल के पल्प से बनाए जाते हैं। एंड देन प्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड बाय एडिंग सुटेबल एडेसिव। ठीक है, जब इसका पल्प बन जाता है तो इसको सुटेबल बोर्ड में इसको प्रेस किया जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ एडिटिव मटेरियल मिलाए जाते हैं, एडेसिव मटेरियल। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड थिकनेस। ठीक है, ये अलग अलग साइज और थिकनेस में अवेलेबल होता है। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्टिंग सीट्स मटेरियल, रिफ्लेक्टिंग सीट मटेरियल्स और लाइट वेट मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्टिंग सीट मटेरियल। ठीक है, reflecting sheet material have high reflectivity and low transmissibility, thus offering high heat resistance। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल क्या होता है, वो हाई रिफ्लेक्टिविटी होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या हीट को रिफ्लेक्ट करता है, और लो ट्रांसमिसिबिलिटी होता है जिससे बहुत कम हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यही हाई हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सोलर एनर्जी स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्टिव सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड एंड अमाउंट ऑफ हीट विच मे गेट ट्रांसमिटेड इज ग्रेटली रिड्यूस। ठीक है, सोलर एनर्जी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस पे स्ट्राइक करता है वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में हीट ट्रांसमिट होता है। ठीक, रिफ्लेक्टिव इंसुलेटिंग में कंसिस्ट ऑफ जिप्सम बोर्ड, स्टील सीट रिफ्लेक्टिव मटेरियल, एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टिव मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन में कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, जिप्सम बोर्ड यूज़ करते हैं, स्टील सीट रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं, सीट एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लाइट वेट मटेरियल है। लाइट वेट मटेरियल में क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट प्रोडक्ट्स हैव लोअर इंसुलेशन वैल्यू। ठीक है, जो सीमेंट और कंक्रीट है उसका लोअर इंसुलेशन वैल्यू है, बट विद द यूज ऑफ लाइट वेट मिनरल सच एज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, बर्न क्ले एग्रीगेट, पोरस एग्रीगेट एक्सेट्रा और कंक्रीट, इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट हीट कैन बी इम्प्रूव। ठीक है, जो सीमेंट और कंक्रीट होता है वो लो इंसुलेटिंग वैल्यू होता है जिसका, लेकिन जब हम इसमें लाइट वेट मटेरियल मिलाते हैं जैसे ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, तो उसके बाद बर्न्ट क्ले एग्रीगेट, पोरस एग्रीगेट्स। ठीक है, तो क्या होता है, कंक्रीट की रेजिस्टेंस जो है वो हीट के अगेंस्ट में वो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं थर्मल इंसुलेशन के। थर्मल इंसुलेशन के कौन कौन से मेथड हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ रूफ। ठीक है, सबसे पहला है रूफ को इंसुलेट करना। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं वॉल, रूफ, डोर, विंडो। ठीक है, इनको जो है इंसुलेट करना होता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, इन सब पे इंसुलेटिंग मटेरियल जो है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। देखते हैं
ठीक है, मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ रूफ। ठीक है, हीट इंसुलेशन मटेरियल में बी अप्लाइड एक्सटर्नली और इंटरनली टू द रूफ। ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सरफेस पे अप्लाई किया जा सकता है रूफ के। इन केस ऑफ इंटरनल एप्लीकेशन हीट इंसुलेशन मटेरियल में बी फिक्स्ड बाय एडेसिव और अदरवाइज ऑन द अंडर साइड ऑफ द रूफ विथ इन द रूफ। ठीक है, हीट इंसुलेशन मटेरियल जो है वो दोनों साइड अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम हीट इंसुलेटिंग मटेरियल रूम के इनसाइड जो है वो फिक्स करते हैं तो उसको एडेसिव मटेरियल लगा के उसको फिक्स किया जाता है रूफ पे। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं रूम के बाहर सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे लगाते हैं, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल कैन बी इंस्टॉल्ड ओवर द रूफ। ठीक है, तो हम हीट इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो रूफ पे इंस्टॉल करते हैं बट बिलो ए वाटर प्रूफ कोर्स। ठीक है, लेकिन वाटर प्रूफ कोर्स के नीचे लगाते हैं। ठीक, फिगर 28.1 इंसुलेशन रिजिड इंसुलेटिंग मटेरियल ओवर द वुडन एंड कंक्रीट रूफ डेक। ठीक है, तो इस फिगर में ये दिखाया गया है कि हम लोग अगर हीट इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं रूफ के लिए तो या तो इंटरनल सरफेस पे लगाते हैं, तब तो कोई एडेसिव मटेरियल यूज़ करके उसको इंटरनल सरफेस पे फिक्स करते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल सरफेस पे लगाते हैं तो वाटर प्रूफ लेयर के नीचे लगाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। For flat roof, external insulation may also be done by arranging asbestos cement sheet or corrugated galvanized iron on the brick। ठीक है, जो अगर फ्लैट रूफ है तो एक्सटर्नल इंसुलेशन जो है वो भी लगाया यूज़ किया जा सकता है। कैसे? एबस्टस सीट के अरेंजमेंट से। ठीक है, या गैल्वेनाइज्ड कोगुलेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट से। ठीक है, ब्रिक के ऊपर अगर इन सीट को रख दें तो ये डायरेक्ट सनलाइट को रूफ पे आने से रोकता है, जिससे क्या होता है कि ये थर्मली इंसुलेशन इसका इम्प्रूव हो जाता है, थर्मल इंसुलेशन इसका इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस फिगर को स्टडी करते हैं। ठीक है, इस फिगर में ये रूफ है जो कंक्रीट से बना हुआ है, ये बीम है, ये बीम है। ठीक है, इनका क्या किया गया है, सस्पेंडेड फॉल सीलिंग किया गया है। ये फॉल सीलिंग है। ठीक है, और इसको किससे कनेक्ट किया गया है, सस्पेंडर से, हुक लगा के रूफ से, सीलिंग से इसको सस्पेंड किया गया है। और जिनके बीच में क्या है, एयर गैप है, ये एयर गैप है, ये सारे एयर गैप है। ठीक है, और ये है सीलिंग जॉइस्ट। ठीक है, जिसके थ्रू ये रूफ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये फॉल सीलिंग जो करते हैं वो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और जिसके थ्रू ये रूफ से कनेक्टेड होता है वो सस्पेंडर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये रूफ और फॉल सीलिंग के बीच में एक एयर गैप होता है, जिसकी वजह से ये थर्मल इंसुलेशन इसका इम्प्रूव हो जाता है, बिल्डिंग का इम्प्रूव हो जाता है। फिर सेकंड है एयर गैप फॉर फ्लैट। ठीक है, एयर गैप हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ये है रूफ, फ्लैट रूफ, इसके ऊपर क्या करते हैं कि ब्रिक का अरेंजमेंट करके, इसके ऊपर ब्रिक का अरेंजमेंट करके इसके ऊपर एक एबस्टस सीट लगा देते हैं। ठीक है, कोगुलेटेड सीट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके बीच में एयर गैप हो जाता है। ठीक है, तो जब एयर गैप रहता है तो वो क्या होता है कि एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, जिसकी वजह से ये थर्मल इंसुलेशन इसका इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये है फिगर। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट में क्या है, शाइनिंग एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल में बी फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। ठीक है,
हम शाइनी और रिफ्लेक्टिव मटेरियल रूफ के सरफेस पे रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हीट जो सनलाइट का रेज आती हैं वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो हीट जो है वो बिल्डिंग के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर डी पॉइंट क्या है, रूफ में बी फ्लडेड विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे और अदरवाइज लॉस ड्यू टू, ठीक है, रूफ में बी फ्लडेड विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे और अदरवाइज लॉस ड्यू टू इवापोरेशन में बी कंपनसेट बाय मेकअप अरेंजमेंट, ठीक है। डी पॉइंट कहता है कि हम क्या करें कि रूफ को वाटर से भर दें, फ्लडेड कर दें, जिससे क्या हो, या स्प्रे कर दें, जिससे क्या हो कि जब हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाए और वो हीट जो है वो रूम तक ट्रांसमिट ना हो पाए, वो वाटर को इवेपोरेट करने में ही खर्च हो जाए। फिर ई पॉइंट क्या है कि रूफ में भी वाइट वॉश बिफोर ऑन सेट ईच समर, ठीक है। ये कहता है कि जो रूफ का सरफेस है उसको वाइट वॉश कर दिया जाए हर समर से पहले, जिससे क्या हो कि लाइट कलर जो है वो वाटर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो क्या होगा कि हीट को ट्रांसमिट होने से, बिल्डिंग के अंदर ट्रांसमिट होने से रोकेगा, ठीक है। अब डी एफ पॉइंट देखते हैं। एफ पॉइंट क्या है, top exposed surface of roof may be covered by 2.5 centimeter thick layer of coconut pit cement concrete. Such a concrete is prepared by mixing the coconut pitch with cement and water. After laying, it is covered with impermeable layer and then allowed to dry for 20 to 30 days, ठीक है। एफ पॉइंट कहता है कि हम क्या करें, जो रूफ का एक्सपोज सरफेस है उसमें हम 2.5 सेंटीमीटर थिक एक कोकोनट सीमेंट का मिक्सचर एक लेयर स्प्रेड कर दें, ठीक है। 2.7 सेंटीमीटर थिक कोकोनट पिच सीमेंट कंक्रीट, जिसमें कोकोनट जो है वो मिक्स किया हो, कोकोनट का सेल जो है वो मिक्स किया गया हो, उसको स्प्रेड करके, ठीक है, उसको पूरे सरफेस पे स्प्रेड करके वहाँ हीट इंसुलेशन करते हैं, जिसमें क्या हो कि कोकोनट जो है वो सीमेंट और वाटर के साथ मिक्स करके सरफेस पे फैलाया गया हो, ठीक है। और उसके ऊपर एक इम्परमिएबल लेयर जो है वो रख दिया गया हो, जिससे क्या हो कि वाटर जो है वो इनके अंदर ना जा पाए, ठीक है। और इसकी क्योरिंग करते हैं कितने दिन के लिए, 20 से 30 दिन के लिए, ठीक है। इसको 20 से 30 दिन तक हम इसको ड्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो थर्मल इंसुलेशन बिल्डिंग का इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ एक्सपोज्ड वॉल, ठीक है। तो एक्सपोज्ड वॉल को हम कैसे इंसुलेट करते हैं वो देखना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि हम वॉल की थिकनेस को ही बढ़ा दें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द थिकनेस ऑफ द वॉल में बी इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इंसुलेशन डिराइव्ड, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करें कि वॉल की थिकनेस को ही बढ़ा दें, जिससे क्या हो कि जो हीट जो है वो ट्रांसमिट होकर बिल्डिंग के अंदर तक ना आ पाए, ठीक है, वो ज़्यादा रेसिस्टेंट प्रोवाइड करे हीट को, ठीक है। कैविटी वॉल कंस्ट्रक्ट में बी अडॉप्टेड फॉर एक्सटर्नल वॉल, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल जहाँ जहाँ पे हम लगा रहे हैं वो क्या हो कि वहाँ हम कैविटी वॉल बना दें, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि दो अगर कैविटी वॉल बना देंगे तो उनके बीच में एयर गैप होता है, तो जब आउटर सरफेस सनलाइट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा तो वो एयर को हीट करेगा, उसके बाद इनर वॉल को हीट करेगा। तो हमको पता है कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग को थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फिर सी पॉइंट क्या है, द वॉल में बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ सुटेबल हीट इंसुलेटिंग मटेरियल
प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट आर मेट। ठीक है, वॉल जो है वो सूटेबल हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया जाए जो स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ठीक है, वॉल जो है वो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया जाए जो स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। फिर डी पॉइंट क्या है, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल में बी फिक्स्ड ऑन द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द एक्सपोज्ड वॉल। ठीक है, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो हम लोग लगाएं वॉल के इनसाइड सरफेस पे और आउटसाइड सरफेस पे in such a way that the value of overall thermal transmittance is brought within the desired limit। इस तरीके से थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाए इनसाइड और आउटसाइड सरफेस पे ताकि जो थर्मल ट्रांसमिटेंस का वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू है, वो हमारे लिमिट में आ जाए। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस ओवरऑल वाटर प्रूफिंग इज इसेंशियल। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल थर्मल इंसुलेशन अप्लाई कर रहे हैं बिल्डिंग के, तो उस पर वाटर इंसुलेशन जो है वो वाटर प्रूफिंग जो है वो ज़रूरी है। फिर ई पॉइंट क्या है, a light color whitewash or distemper may be applied on the exposed surface of the wall to increase thermal insulating value। ठीक है, हम क्या करें, जो एक्सपोज सरफेस है उस पर लाइट कलर का वाइट वॉश या डिस्टेम्पर लगा दें जो क्या करे कि हीट को, जो लाइट जो उस पर पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके दूर हो जाए, वो अंदर तक ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोज्ड वॉल का हीट इंसुलेशन। फिर हम लोग देखते हैं कौन सा, डोर और विंडो का। ठीक है, तो डोर और विंडो में दो है। सबसे पहला क्या है, देखते हैं, मेथड ऑफ इंसुलेशन ऑफ एक्सपोज्ड वॉल, डोर, वेंटिलेशन, डोर्स, वेंटिलेशन एटसेट्रा। ठीक है, ऑल द विंडोज, डोर, वेंटिलेटर्स एटसेट्रा विच आर एक्सपोज ट्रांसमिट हीट टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट। ठीक है, जितने भी डोर, विंडो और वेंटिलेटर होते हैं वो एक्सपोज सरफेस से क्या होते हैं, एक्सपोज सरफेस पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कंसिडरेबल अमाउंट में हीट जो है वो ट्रांसमिट करते हैं बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, इन डीलिंग विद द हीट इंसुलेशन ऑफ एक्सपोज विंडो डोर सुटेबल मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू रिड्यूस। ठीक है, अब इस हीट ट्रांसमिटेंस को बिल्डिंग के अंदर इसको में आने से इसको रोकने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, रिडक्शन ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सोलर हीट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें कि जो सोलर हीट जो है वो उस पर इंसिडेंट हो रहा है, जो उस पर आ रहा है, गिर रहा है, उसको ही हम कम कर दें। तो कम कैसे करेंगे कि सनसेट यूज़ कर दें या सन ब्रेकर यूज़ कर दें, जिससे क्या हो कि हीट जो सनलाइट जो है उसका अमाउंट जो है वो इंसिडेंट, जो सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है रूफ, डोर, विंडो पे, वो कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, द इंसिडेंस ऑफ सोलर हीट ऑन एक्सपोज्ड डोर, विंडो कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग। ठीक है, इन तरीके से हम सोलर हीट के इंसिडेंट को एक्सपोज डोर और वॉल पे, डोर और विंडो पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला एक्सटर्नल शेडिंग, हम क्या करें, बाहर से उसकी शेडिंग कर दें जिससे क्या हो कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट डोर और विंडो के पे ना आके गिरे। ठीक है, सच एज लोवर्ड शटर, सन ब्रेकर, छज्जा। ठीक है, हम क्या करें कि छज्जा बना दे, सन ब्रेकर बना दे, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट जो है वो डोर या विंडो पे ना पड़े। फिर इसके बाद इंटरनल शेडिंग सच एज कर्टेल एंड वेनेटियन ब्लाइंड। ठीक है, और इंटरनल शेडिंग में हम क्या कर सकते हैं कि विंडो या डोर के ऊपर पर्दे लगा दें या वेनेटियन ब्लाइंड लगा दें, जिसकी वजह से क्या हो कि सरफेस पे जो सनलाइट पड़ रही है, जो एक्सपोज सरफेस पे या डोर पे या विंडो पे जो सनलाइट पड़ रही है वो फर्दर रूम के अंदर ना आ पाए। फिर बी पॉइंट, रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिटेंस। ठीक है, हीट ट्रांसमिटेंस को रिड्यूस करें कैसे, हम यूज़ करते हैं ग्लेज्ड विंडो, डोर। ठीक है, हम यूज़ करते हैं ग्लेज्ड विंडो, वेयर ग्लेज्ड विंडो एंड डोर आर प्रोवाइडेड द रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिटेंस में बी अचीव्ड बाय इंसुलेटिंग द ग्लास
डबल ग्लास विथ एयर स्पेस इन बिटवीन और बाय अदर सुटेबल मीन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्लेज विंडो या डोर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें हीट इंसुलेशन को या हीट ट्रांसमिटेंस को कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डब इंसुलेटिंग ग्लास का यूज़ करें या डबल ग्लास का यूज़ करें जिनके बीच में स्पेस हो, या कुछ ऐसे सुटेबल मीन का यूज़ करें जिससे क्या हो कि रूम के अंदर हीट जो है वो कम से कम जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है फायर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो फायर प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, तो फायर प्रोटेक्शन के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं और फायर प्रूफ मटेरियल यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं एस्बेस्टस शीट यूज़ करते हैं, टिम्बर यूज़ करते हैं विथ सम उसका इम्प्रूव करते हैं उसके टेक्निक को। ठीक है, तो ये जो है कुछ टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो क्या करते हैं कि बिल्डिंग को फायर से बचाते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। एवरी बिल्डिंग कंटेन, ठीक है, every building contains some material such as furniture, clothing, eatable, etc., which can either easily catch fire or which are vulnerable to fire। ठीक है, हर बिल्डिंग में कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, क्लॉथ हो गया, या खाने का कुछ सामान हो गया। ठीक है, however the endeavor of engineers should be to plan the design and construct the building in such a way that the safety of occupant can be ensured to the maximum possible extent in the event of outbreak of fire in the building due to any reason whatever। ठीक है, तो जो इंजीनियर और जो प्लानर होते हैं वो बिल्डिंग को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट या प्लान करते हैं या डिज़ाइन करते हैं ताकि रहने वाले ऑक्यूपेंट उस बिल्डिंग में जो रह रहे हैं उनकी सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, अगर कोई फायर हो जाता है बिल्डिंग में, किसी भी रीज़न से कोई फायर हो जाता है, तो हम क्या करें, कम से कम इतना हो कि ऑक्यूपेंट की सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा हो, मतलब मैक्सिमम जितना पॉसिबल हम कर सकें ऑक्यूपेंट की सेफ्टी के लिए उतना हम करें। ठीक है, ये इंजीनियर का प्लान और डिज़ाइन इन्हीं बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, द टेक्निकल interpretation of fire safety of building is to convey the fire resistance of the building in the term of hour। ठीक है, when subjected to fire is known intensity। ठीक है, अब टेक्निकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो फायर है वो किस इंटेंसिटी का है और कितने टाइम तक वो फायर को रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, हम टेक्निकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बिल्डिंग की सेफ्टी डिसाइड जब करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बिल्डिंग को किस कैटेगरी में रखा जाता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4, जिसमें हम बताते हैं कि कितने इंटेंसिटी का फायर जो है वो बिल्डिंग कितने टाइम तक झेल सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें फायर रेसिस्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो फायर रेसिस्टिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, टिम्बर है, लेकिन टिम्बर को हम क्या करते हैं कि कुछ केमिकल से हम इसको ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से ये फायर रेसिस्टेंट बन जाता है। ठीक, फिर उसके बाद स्टोन है, फिर ब्रिक है, कास्ट आयरन है, ग्लास है और एस्बेस्टस शीट है। ठीक है, तो इनका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसके बाद ही वो थोड़ा सा फायर रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टिम्बर। ठीक है, तो टिम्बर को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, timber has unique property of self insulation and so burning and offer considerable resistance to fire। ठीक है, टिम्बर का एक यूनिक प्रॉपर्टी है सेल्फ इंसुलेशन का और ये मैक्सिमम फायर रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, when subjected to fire timber get charred to certain depth and thereafter this charred layer served as insulation to check the spread of fire to the inner portion। ठीक है, अब क्या होता है कि जब टिम्बर फायर के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो सबसे अपर पोर्शन है कुछ डेप्थ तक काला हो जाता है। ठीक है, कोयले की तरह काला हो जाता है जिसको हम लोग चैरिंग बोलते हैं। ठीक है, यही लेयर जो है वो फर्दर जो है टिम्बर को बर्न होने से रोकता है। ठीक है, तो ये एक एज ए इंसुलेटर की तरह
काम करता है। ठीक, एडिशनल फायर रेसिस्टेंट इज अचीव्ड थ्रू इम्प्रेगनेंटेशन ऑफ टिम्बर विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फायर रिटार्डिंग केमिकल। ठीक है, इसका टिम्बर की क्वालिटी जो है फायर रेसिस्टेंट और भी अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, जब उसको हम लोग फायर रिटार्डिंग केमिकल से ट्रीट करते हैं। द कॉमनली यूज केमिकल फॉर दिस पर्पज इज, ठीक है, कुछ कॉमन केमिकल हैं जो इस पर्पज़ के लिए फायर रेसिस्टेंट बनाने के लिए टिम्बर के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, सल्फेट बोरेक्स है, और बोरिक एसिड है, जिंक क्लोराइड है। ये कुछ केमिकल हैं जो टिम्बर को फायर रेसिस्टेंट बनाने के लिए टिम्बर को ट्रीट किए जाते हैं इन केमिकल से, ताकि वो फायर रेसिस्टेंट बन सके। फिर उसके बाद क्या है? दिस ट्रीटमेंट रिटार्ड इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग फायर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये टेम्परेचर को कम कर देते हैं फायर के टाइम में। डिक्रीज द रेट ऑफ फ्लेम स्प्रेड एंड इनेबल इजी फायर कंट्रोल। ठीक है, ये फ्लेम के स्प्रेड को कम कर देते हैं, जिससे फायर को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। 30 to 48 kg of chemical per cubic meter of wood are sprayed for moderate protection। ठीक है, 32 से 48 किलो केमिकल पर क्यूबिक मीटर वुड पे स्प्रे किया जाता है फॉर मॉडरेट प्रोटेक्शन। ठीक है, मॉडरेट प्रोटेक्शन के लिए 32 से 48 किलो केमिकल पर क्यूबिक मीटर में स्प्रे किया जाता है। और 80 से 96 क्यूबिक मीटर जो है पर मीटर पर क्यूबिक मीटर जो स्प्रेड किया जाता है हाई प्रोटेक्शन के लिए। फिर ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर ए नंबर ऑफ फायर रेसिस्टेंट पेंट हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस फॉर रेंडरिंग द टिम्बर फायर रेसिस्टेंट। ठीक है, रिसेंटली कुछ सालों में फायर रेसिस्टेंट पेंट भी बनाया जाता है जो क्या करता है कि टिम्बर को फायर रेसिस्टेंट बनाता है। पेंट ऑफ एबस्टस, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी मोर इफेक्टिव। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस ऑक्साइड जो है कुछ ऐसे पेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं टिम्बर के लिए, फायर रेसिस्टेंट बनाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं स्टोन। ठीक है, तो स्टोन में क्या है? स्टोन आर अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग मटेरियल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी अगेंस्ट फायर। ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग अगेंस्ट फायर। ठीक है, स्टोन जो है वो सब अनसुटेबल माना जाता है। ठीक है, फायर रेसिस्टेंट के लिए। ठीक है, लाइमस्टोन क्रम्बल टू पाउडर इन फायर। ठीक है, लाइमस्टोन जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब फायर के कांटेक्ट में आता है। स्लेट एंड अदर सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ स्टोन एक्सपैंड एंड क्रैक एंड ब्रोकन इनटू पीसेस। ठीक है, स्लेट्स और अदर सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो एक्सपैंड होते हैं, जिनकी वजह से क्रैक हो जाते हैं और छोटे छोटे पीसेस में वो टूट जाते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट व्हेन एक्सपोज टू सेवियर हीट एक्सप्लोड एंड डिसइंटीग्रेट। ठीक है, ग्रेनाइट अगर फायर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक्सप्लोड हो जाता है और छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। देयर फॉर एज फार एज पॉसिबल स्टोन मैसनरी वर्क शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, जिसके कारण हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टोन मैसनरी जो है वो अवॉइड किया जाए। फिर क्या है? ब्रिक। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट द ब्रिक आर मोस्ट नॉट सीरियसली अफेक्टेड अंटिल वेरी हाई टेम्परेचर 1200 to 1300 एट आर रिच। ठीक है, ऐसा पाया जाता है कि जब तक टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ब्रिक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ए ब्रिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये किस कारण से होता है? क्योंकि ब्रिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, इफ द टाइप ऑफ मोटार एंड क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप आर गुड, द ब्रिक मशीनरी जनरली ऑफर्ड गुड रेसिस्टेंट एट फायर। ठीक है, अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी का मोटार यूज़ कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का वर्कमैनशिप कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ब्रिक मशीनरी है वो काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंट होता है फायर अगेंस्ट फायर। ठीक है, हाउएवर ए ब्रिक हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चरल लिमिटेशन फॉर यूज़ इन द बिल्डिंग। ठीक है, इस बजाय इसके कि इसके कुछ स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है बिल्डिंग को में यूज़ करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कास्ट आयरन।
कास्ट आयरन हम लोग कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कास्ट आयरन, दिस मटेरियल आर रेयरली यूज फॉर स्ट्रक्चरल मटेरियल एट प्रेजेंट, ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है स्ट्रक्चरल मटेरियल के यूज में, ठीक है। दिस मटेरियल फ्लाइज इनटू पीसेस व्हेन हीटेड एंड सडन कूल, ठीक है। अगर कास्ट आयरन को सडनली हीट किया जाए और अचानक से कूल कर दिया जाए तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। हेंस द मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन is covered with brickwork of 1 brick thickness or any other fire resistant material such as concrete, ठीक है। ता इसलिए इस मटेरियल को हम लोग जब भी यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन को जब भी यूज़ करते हैं, तो या तो 1 ब्रिक थिकनेस से इसको कवर करते हैं और या फिर दूसरे फायर रेसिस्टेंट मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे कंक्रीट को, ताकि वो फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाए और वो अपना स्ट्रेंथ रिड्यूस ना करें, ठीक है। वो अपना स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन किए रहें। इसकी वजह से हम कास्ट आयरन को 1 ब्रिक के थिकनेस से या कंक्रीट से कवर करते हैं, ठीक है। फिर ग्लास, ठीक है। इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू विच इट कैन बी यूज्ड इन बिल्डिंग, ठीक है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और लो कोफिशिएंट थर्मल कोफिशिएंट है। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो काफ़ी लो है, जिसकी वजह से इसको बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। बट सडन चेंज इन टेम्परेचर कॉज क्रैक इन इट, ठीक है। लेकिन अगर अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाए तो इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, ठीक है। To take the advantage of good quality of glass, nowadays reinforced concrete panel are used in glazing window, ठीक है। और ये सडन क्रैक को रोकने के लिए आजकल रेनफोर्स्ड ग्लास को यूज़ किया जाता है विंडो में, ठीक है। इवन इफ क्रैक आर फॉर्म्ड द रेनफोर्समेंट कीप द क्रैक पीसेस इन पोजीशन, ठीक है। अगर बाय द वे हीट की वजह से ग्लास में क्रैक आ जाता है, फिर भी जो रेनफोर्समेंट जो है वो क्रैक को अपने पोजीशन में ही रखता है, उसको टूटने या गिरने नहीं देता है, ठीक है। दस फायर रेसिस्टिंग ऑफ डोर एंड विंडो स्काईलाइट एंड लैंटर्न रेनफोर्स्ड ग्लास पैनल आर यूज, ठीक है। तो फायर रेसिस्टिंग डोर और विंडो बनाने के लिए स्काईलाइट्स और लैंटर्न रेनफोर्स्ड ग्लास पैनल यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं एबस्टस सीट। एबस्टस सीट में क्या है? दिस मटेरियल विच इज़ फाउंड बाय कंबाइनिंग फाइबरस मटेरियल विथ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ये मटेरियल जो है फाइबरस मटेरियल और पोर्टलैंड सीमेंट के मिक्स से बना होता है, ठीक है। हैज़ ए ग्रेट फायर रेसिस्टेंट वैल्यू, इसका फायर रेसिस्टेंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। एबस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स आर लार्जली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर रेसिस्टेंट पार्टीशन रूफ एटसेट्रा, ठीक है। और एबस्टस सीमेंट प्रोडक्ट जो है वो लार्जली यूज होता है फायर रेसिस्टेंट पार्टीशन वॉल में, ठीक है, पार्टीशन में और रूफ में भी, ठीक है। बीइंग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इनकम्बसिबल मटेरियल, द स्ट्रक्चरल मेंबर बेंडेड with asbestos cement offer great resistance of cracking, swelling, disintegration when subjected to fire, ठीक है। क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इनकम्बस्टिबल मटेरियल है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह यूज़ किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे क्रैक, स्वेलिंग और डिसइंटीग्रेशन जो है चांस होता है होने का फायर के वजह से, ठीक है। तो ये क्या करता है, एबस्टस सीमेंट जो है वो अच्छा रेसिस्टेंट ऑफर करता है क्रैकिंग, स्वेलिंग और डिसइंटीग्रेशन में जब वो फायर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये है थर्मल इंसुलेशन, जो हम लोग इसको ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक। अभी के टॉपिक के लिए ये हम लोग पढ़े हैं थर्मल इंसुलेशन एंड फायर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर ओवर हो गया है। थैंक यू।